दोस्तों, हीलिंग टच के चर्चा प्रोग्राम में आपका स्वागत है और उम्मीद है कि आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी और आप जोश खरोश के साथ अपनी तैयारी शुरू कर चुके होंगे। ये कार्यक्रम मुख्यतः बिगिनर्स के लिए है। इसके अलावा जिनकी तैयारी अच्छी हो चुकी है वो भी फ़ायदा उठा सकते हैं और बिगिनर्स भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। एक प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। ये यूपीएससी में पूछा जा चुका है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस कन्वेंशन 138 एंड 182 आर रिलेटेड टू ए चाइल्ड लेबर, बी adaptation of agriculture practices in global climate change, C regulation of food prices and food security, and D gender parity at the workplace। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। और इसके बाद हम जो एक दो लाइन जो पंक्तियाँ मेरे द्वारा लिखी गई है उससे शुरुआत करते हैं। एक ऐसे ही आपको थोड़ा सा हल्का फुल्का माहौल बनाने के लिए, और ऐसी चीज़ें कई बार जो है ना इंटरव्यू वगैरह में काम आ जाती है। जब फिलोसफिकल या साहित्यिक जब आप निबंध लिखते हैं तो ऐसे में काम आता है, या कई बार आप जो है ना इंटरव्यू बोर्ड में अगर आपकी हॉबी है कविता लिखना या साहित्य में रुचि है तो आप उसको कर सकते हैं। तो एक 4-5 लाइन का एक है, हवाओं को कह दो बहती ही न रहे। बहुत गहरा अर्थ है इसका, सोचिएगा। हवाओं को कह दो बहती ही न रहे, थोड़ा ठहर भी जाए, क्योंकि जीवन में पौछ भी चाहिए। तो ये यूपीएससी या अदर पीसीएस जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो अभ्यर्थी दे रहे हैं, उनके जीवन में भी कभी कभी पौछ चाहिए। एकदम भागते नहीं रहना है और कोई कोल्हू का बैल की तरह जो है नहीं चलते रहना है कि बिना सोचे समझे चलते रहना। पौज लीजिए और फिर आप ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं इस तरीके से। एक आज हम लोग चर्चा करेंगे जो अभी अग्निपथ स्कीम आई है उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले जो है आप देखें, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड अभी चर्चा में रहा है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे ये क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अभी चर्चा में रहा है ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड कमर्शियल आर्म या ब्रांच कह सकते हैं, कमर्शियल आर्म ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, ठीक है। It was established on 6 March 2019 याद रखना है, अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस DOS के अंदर है, और कंपनी एक्ट 2013 के तहत इसकी स्थापना की गई है। इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ NSIL इज़ टू स्केल अप इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन इन इंडियन स्पेस। तो एक कमर्शियल आप जो है ना ब्रांच इसको कह सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगो देख सकते हैं, एनसिल, NSIL एनसिल, ठीक है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL या एनसिल भी इसको कहते हैं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, PSU है, और इंडस्ट्री एरोस्पेस कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में देखें तो ऑब्जेक्टिव क्या है? NSIL was set up with the following objectives। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स है? ट्रांसफर टू स्मॉल सैटेलाइट टेक्नोलॉजी टू इंडस्ट्री, और मैन्युफैक्चर ऑफ स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो SSLV यानी स्मॉल, PSLV, GSLV आपने पढ़ा ही है। तो छोटे छोटे जो लॉन्च व्हीकल हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग करेगा। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV इन कोलेबोरेशन विथ प्राइवेट सेक्टर से कोलेबोरेट करके करेगा।
प्रोडक्शन ऑफ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV का भी प्रोडक्शन करेगा थ्रू इंडियन इंडस्ट्री। ठीक है। प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ स्पेस बेस्ड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग लॉन्च एंड एप्लीकेशंस, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय इसरो सेंटर एंड कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ DOS। ठीक है। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव्स हैं और एनसीएल के बारे में भी चर्चा में रहा है। ठीक है, कि जो GSAT के कई जो है ना सैटेलाइट हैं वो इसको ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। तो इस संदर्भ में ये चर्चा में रहा है, तो इसको हम लोग देख सकते हैं। एक छोटा सा परिचय OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कोऑपरेशन, छोटा सा परिचय चूँकि अभी चर्चा में रहा है। आप नुपुर शर्मा के वक्तव्य को लेकर के OIC का भी आया है स्टेटमेंट। तो इट वाज फाउंडेड इन 1969, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्स्ट OIC चार्टर एडॉप्टेड इन 1972। मेंबर्स आपको पता है, नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज 57, फाउंडिंग मेंबर 30 थे। एंड की बॉडीज ऑफ OIC, काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स, जनरल सेक्रेटेरिएट, इस्लामिक समिट, ऑल क्यूट समिट। ठीक है। तो ये एक छोटा सा स्मॉल परिचय था। अब आइए हम लोग जो टॉपिक चर्चा करना है, अग्निपथ प्रोग्राम शुरू हुआ है उसको हम लोग जो है ना डिस्कस करेंगे द इंडियन एक्सप्रेस में। और ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही। तो आपने अग्निपथ का नाम सुन ही लिया होगा, अग्नि वीर का नाम भी सुन लिया होगा, और हंगामा जो हुआ है उसके बारे में भी आप जानते होंगे कि क्या हंगामा इससे संबंधित हुआ है। तो दिस विल इन टर्म कंसिडरेबली रिड्यूस द डिफेंस पेंशन बिल। ये पेंशन बिल जो है रिड्यूस करेगा ही। स्टार्टिंग से हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ से आइए, मेन आर्टिकल एक एक लाइन को हम लोग करते रहेंगे। ठीक है। न्यू अग्निपथ स्कीम फॉर रिक्रूटिंग सोल्जर्स। और the new defense recruitment reform, which has been cleared by the Cabinet Committee on Security, will come into effect immediately, and the soldiers recruited under the scheme will be called Agniveers. अग्निवीर जो होंगे वो सोल्जर्स का नाम होगा अग्निवीर। ठीक है। और इस स्कीम को हम लोग कहते हैं अग्निपथ स्कीम। यानी व्हाट इज़ द अग्निपथ स्कीम? तो आइए देखते हैं। अंडर द न्यू स्कीम, इस स्कीम के अंदर अराउंड 45,000 to 50,000 सोल्जर्स विल बी रिक्रूटेड एनुअली। हर साल 45,000 से लेकर 50,000 सोल्जर्स को रिक्रूट किया जाएगा। एंड मोस्ट विल लीव द सर्विस इन जस्ट 4 years। 4 सालों के लिए उनको रिक्रूट किया जाएगा। और ऑफ द टोटल एनुअल रिक्रूट्स, जितने रिक्रूट्स होंगे उसमें 25% जो होंगे अलाउड फॉर द कंटिन्यू फॉर अनदर 15 years। यानी परमानेंट जो रिक्रूटमेंट होगा, तो टोटल पहले जो रिक्रूट किए जाएंगे, सपोज दैट कि 50,000 रिक्रूट किए जाते हैं, तो उसका 25% आगे जाएंगे, यानी 4 साल बाद वो कंटिन्यू करेंगे, यानी उनका परमानेंट रिक्रूटमेंट रहेगा और वो 15 साल तक करेंगे। परमानेंट कमीशन उनका होगा। द मूव विल मेक द परमानेंट फोर्स लेवल मच लीनर फॉर द ओवर 13 लाख स्ट्रॉन्ग आर्म फोर्स इन द कंट्री। तो इतना एनुअली यानी हर साल कितना लगभग रिक्रूट होंगे, आपको 45,000 से लेकर के 50,000 तक, जिसमें 25% आगे जाएंगे। अब आगे हम देखें कि व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्राइटेरिया है क्या? द न्यू सिस्टम इज ओनली फॉर पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक, यानी ऑफिसर रैंक के निचले के जो ये सोल्जर्स हैं उनके लिए ही है। तो
ये ख्याल रखना है कि ऑफिसर्स जो रैंक के पदाधिकारी हैं, ऑफिसर्स रैंक के जो पर्सनल है, ठीक है, वो उनके लिए नहीं है। इस स्कीम के तहत, यानी अग्निपथ जिसको कहा जा रहा है, तो इस स्कीम के तहत क्या होगा, आप देखिए, अग्निपथ स्कीम के तहत जितने भी अभ्यर्थी हैं, एस्पिरेंट हैं, बिटवीन एजेज ऑफ 17.5 ईयर्स एंड 21 ईयर्स विल बी एलिजिबल टू अप्लाई। यानी अगर आपकी उम्र 17.5 साल से ले करके 21 साल तक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको जो है ना रैली वगैरह के थ्रू होगा, साल में 2 बार रैली होगा और उसमें रिक्रूटमेंट होगा। अगर आगे हम देखें पे एंड बेनिफिट्स वगैरह पे चर्चा कर लें तो इन हैंड सैलरी जो होगा वो 70% मिलेगा और 30% जो सैलरी होगा वो सेवा निधि में जमा होगा। ठीक है, सेवा निधि में जमा होगा 30% सैलरी, और उतना ही गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी। और जब वो 4 साल बाद अगर 25% में नहीं जाते हैं, 75% में रहते हैं, यानी बाहर हो जाते हैं, तो उनको जो है ना वो जोड़ करके 4 साल बाद मिलेगा। ठीक है, ये देखिए फिर से हम लोग सुनते हैं, इन हैंड यानी 70% सैलरी तो उनको मिलेगी इन हैंड, 30% जो सैलरी है वो सेवा निधि में जमा होगी। 30% सैलरी आप देखें, इन हैंड सैलरी 70%, कंट्रीब्यूशन टू सेवा निधि 30% सैलरी सेवा निधि में जाएगा और 30% गवर्नमेंट उसमें सेवा निधि में देगी। सिमिलर कंट्रीब्यूशन टू कॉर्पस फंड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्लियर? तो अगर बेसिक सैलरी की बात करें तो मान लीजिए जब वो ज्वाइन करते हैं तो उनको सैलरी 30,000 मिलेगा। ठीक है, ऐसे बढ़ता जाएगा, फिर 33,000 हो जाएगा सेकेंड ईयर में, फिर 36,500 हो जाएगा आपको थर्ड ईयर में, और आपका फोर्थ ईयर में उनकी सैलरी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 40,000 उनकी सैलरी हो जाएगी फोर्थ ईयर में। ठीक है, आगे अगर कंटिन्यू करते हैं नहीं है तो उसके बाद उनको मिल जाएगा। ठीक है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन टू सेवा निधि आफ्टर 4 ईयर तो 10.04 लाख। ठीक है, यानी इतना मिलेगा आपको। तो इसमें 5 लाख तो इनकी सैलरी से कटेगा, 5.02 लाख, और 5.02 लाख कौन देगी, गवर्नमेंट उसमें कंट्रीब्यूट करेगी। तो ये आपका सैलरी सिस्टम हो गया। ठीक है, अगर 4 साल बाद वो एग्जिट करते हैं तो 11.71 लाख एज सेवा निधि पैकेज उनको दिया जाएगा, 11.71 लाख रुपया उनको दिया जाएगा। व्हाट हैपन आफ्टर द सिलेक्शन, सिलेक्शन के बाद क्या होगा, वन सेलेक्टेड, अगर सेलेक्ट हो जाते हैं, द एस्पिरेंट्स विल गो थ्रू ट्रेनिंग फॉर 6 मंथ। मान लीजिए कि अगर आप कोई सेलेक्ट हो जाता है, यानी 45,000 से 50,000 जो एनुअली सेलेक्ट करना है, तो उसमें कोई सेलेक्ट हो जाता है तो 6 मंथ को 6 मंथ की ट्रेनिंग उनको दी जाएगी, एंड देन विल बी डिप्लॉयड फॉर 3.5 ईयर्स। तो 6 मंथ ट्रेनिंग और 3.5 साल, यानी कुल मिला के 4 साल रहेंगे, और उसमें 25% जो परमानेंट कमीशन होंगे वो आपको 15 साल के लिए उनका रिक्रूटमेंट होगा। और ड्यूरिंग दिस पीरियड दे विल गेट ए स्टार्टिंग सैलरी ऑफ 30,000, हम लोग देख चुके हैं, और लास्ट में उनको 40,000 उनको मिलेगा। और ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, 30% ऑफ देयर सैलरी विल बी सेट असाइड अंडर ए सेवा निधि प्रोग्राम, और 30% गवर्नमेंट मिलाएगी, और 11.71 लाख एज ए लमसम जो है उनको अमाउंट मिलेगा, और विच विल बी टैक्स फ्री, वो टैक्स फ्री होगा। क्लियर? इसके अलावा दे विल आल्सो गेट ए 48 लाख लाइफ इंश्योरेंस कवर फॉर 4 ईयर्स, 4 साल के लिए उनको 48 लाख लाइफ इंश्योरेंस कवर्ड मिलेगा। इन केस ऑफ डेथ द पे आउट विल बी ओवर 1 करोड़ रुपीज इंक्लूडिंग पे फॉर द अनसर्व टेन्योर। ठीक है, हाउएवर आफ्टर 4 ईयर्स ओनली 25%
जाएंगे आगे। 25% ऑफ द बैच विल रिक्रूटेड बैक इनटू देयर रेस्पेक्टिव सर्विसेज फॉर ए पीरियड ऑफ 15 ईयर्स, जिसको हम कहते हैं परमानेंट कमीशन। For those who are re-elected, the initial 4-year period will not be considered for the retirement benefit. जो लोग उस वक्त 4 साल बाद जो कंटिन्यू करेंगे उनको रिटायरमेंट के लिए यानी इस सेवानिधि के तहत उनको लाभ नहीं मिलेगा। When will the recruitment actually begin? Recruitment will begin within 19 days under the scheme which will bring all India ऑल क्लास रिक्रूटमेंट ऑफ द सर्विस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपका, इसको कहा गया ऑल इंडिया ऑल क्लास रिक्रूटमेंट टू द सर्विसेज, ठीक है। दिस स्पेशली सिग्निफिकेंट फॉर द आर्मी वेयर द रेजिमेंट सिस्टम, तो रेजिमेंट सिस्टम के तहत होता रहा है, अलग अलग रेजिमेंट के सोल्जर्स होते रहे हैं। हैज रीजन एंड कास्ट बेस, रीजन एंड कास्ट बेस भी होता रहा है। तो इसमें जो है ना ऑल इंडिया ऑल क्लास की बात कहा गया है, रेजिमेंट सिस्टम वाली कोई बात नहीं है और कास्ट और रीजन वाली कोई बात नहीं है इसमें। तो एक नई चीज़ आ रही है। हाउ विल द स्कीम बेनिफिट द आर्म फोर्स एंड द रिक्रूट्स? द एवरेज एज इन द फोर्स इज 32 ईयर्स टूडे। आज जो हमारी सेना का फोर्स का जो एवरेज एज है वो 32 ईयर्स है, ठीक है। और ये अगर रिक्रूटमेंट होता है तो वो विल गो डाउन यानी कम हो जाएगा 26 इन 6 to 7 ईयर्स, 6-7 सालों में ये घट करके 26 हो जाएगा। तो ये एक बड़ा बेनिफिट रहेगा कि हमारी सेना यंग हो जाएगी। इट विल क्रिएट फ्यूचर रेडी सोल्जर्स। ये लोग जो 4 साल बाद छोड़ भी देंगे 75%, तो इनको इनके लिए जो है ना गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको प्रेफरेंस दिया जाए पुलिस वगैरह में या अदर जगहों पे इनको एम्प्लॉयमेंट वगैरह मिले। लेकिन ये फ्यूचर रेडी सोल्जर्स हैं कि कभी भी जो है ना बुलाए जा सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका। और आप देखें दिस विल आल्सो लीड टू availability of the higher skilled workforce to the economy, which will be helpful in productivity gain and overall GDP growth। खैर ये तो स्टेटमेंट है। तो प्रॉब्लम्स भी है। प्रॉब्लम्स ये होगा कि मान लीजिए कि अगर 4 साल बाद वो चले जाते हैं तो वो कहाँ से एम्प्लॉयमेंट उनको मिलेगा। तो ऐसा करना चाहिए कि उनको स्टेट पुलिस वगैरह में प्रेफरेंस दिया जाना चाहिए या अदर स्कीम्स वगैरह में उनको लगाया जा सकता है। तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा है कि इससे ये होगा कि एक फोर्स अगर परमानेंट नहीं है तो फिर कई तरह की दिक्कतें भी आ सकती है। लेकिन फिर भी स्कीम अच्छी है और इसको सही तरीके से मॉनिटर किया जाए और सही तरीके से लागू इम्प्लीमेंट किया जाए तो काफ़ी अच्छा हो सकता है। आगे आप देखिए हर टॉपिक के जो है ना हर स्कीम के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, निगेटिव पॉजिटिव सब चलता रहता है, ठीक है। एक मैकेनिज़्म डेवलप करना होगा कि किस तरह से करना होगा और जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको अच्छा करना होगा कि किसी तरह का जो है ना कहीं पे कोई लूफॉल ना रहे। तो ये इस तरह से हम कह सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा इन न्यूज यानी चर्चा में। और आपको लगता है कि ये बेनिफिशियल हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, शेयर कर सकते हैं। और रेगुलर मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर आप लोगों से डिस्कस करूँ और कुछ वैल्यू ऐड करूँ आपकी पढ़ाई में। वैल्यू ऐड करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ हम आप सभी से विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग पढ़ते रहें।